आप देख रहे हैं आजाद वन इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रशिया का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला, 142 मिलिट्री टारगेट्स को उड़ा दिया। यूक्रेन के हैकर्स ने रशिया को दी मात। बॉम्बर जहाज बनाने वाली कंपनी के सबसे अहम डाटा को चुराया। गजा में हैवानियत की इंतहा हुई पार, 24 घंटों में करीब 100 फलस्तीनी शहीद। स्पेन ने दिया इसराइल को बहुत बड़ा झटका। गजा की हिमायत में 2500 करोड़ की मिसाइल डील को किया बाय बाय। ईरान में दाइश का पूरा नेटवर्क गिरफ्तार, सुसाइड अटैक्स की साजिश नाकाम। और 2 मुस्लिम ममालिक ने तोड़ा पाकिस्तानियों का दिल, 84,000 इलीगल पाकिस्तानियों को भेजा वापस वतन। चलिए शुरुआत करते हैं शो की रशिया की खबर से। रशिया ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन और रडार बनाने वाले सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया है। 142 मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की बात रशिया की तरफ से कही गई है। रूस ने एक बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक की है जिसमें यूक्रेन के ड्रोन और रडार बनाने वाले सेंटर्स, हथियारों के डिपो और फौजियों की पोजीशंस को निशाना बनाया गया है। मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के जरिए यूक्रेन के टोटल 142 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया है। टारगेट्स में किसे किसे हिट किया गया है उसकी डिटेल्स मैं आपको देने जा रहा हूं, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेयर की है। रूस ने ड्रोन स्टोरेज, जहां पर ड्रोन्स वगैरह तैयार करके रखे जाते हैं, वो जगह, वो स्टोरेज और लॉन्च साइट्स को, जहां से ये लॉन्च होते हैं, उनको निशाना बनाया है। यूक्रेनी फौज के कैंप्स को भी हिट किया है रूस ने फॉरेन मर्सिनरीज यानी कि बाहर से किराए पर, भाड़े पर आए फौजियों की पोजीशंस पर भी हमला किया है। इसके अलावा असलहा और इक्विपमेंट्स के गोदाम पर भी हिट किया है अपनी मिसाइलों से और ड्रोन से। यह ऑपरेशन उस वक्त हुआ है कि जब 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस की 5 मिलिट्री एयरफील्ड्स पर स्ट्राइक की थी, जिसमें साइबेरिया और फार ईस्ट के एयरबेसेस भी शामिल थे। यूक्रेनी मीडिया ने इसे हिस्टोरिक ऑपरेशन कहा था, जिसमें रूस की स्ट्रेटेजिक हवाई ताकत को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था और पहुंचा भी। हमने तस्वीरें भी देखी। बताया ये गया कि 40 बॉम्बर के करीब जो हैं वो रूस के तबाह हो गए इस हमले में। हालांकि कहीं और कुछ तादाद थी, कहीं कुछ और तादाद थी। अभी रूस ने, सही कहें तो अलग अलग बयान है उस 2-3 दिन पहले वाले वाक़ये में भी। खैर, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सूमी रीजन में अंद्रीवका गांव पर रशिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया। ये यूक्रेन का इलाका था। यूक्रेन ने 1500 से ज़्यादा फौजियों और 20 आर्टिलरी सिस्टम्स को गंवा दिया है रूस के हाथों। फिलहाल दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये जंग एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच गई है, ऐसा नज़र आ रहा है। बात रूस की हो गई, लेकिन यूक्रेन ने क्या किया, तो चलिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन रशिया को कैसे चोट पहुंचा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। यूक्रेन ने रूस के टुपोलेव बॉम्बर्स के राज चुरा लिए हैं। 4.4 GB सीक्रेट डाटा हाथ लग चुका है यूक्रेन के। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस की साइबर यूनिट ने, जी ये हैकर साइबर यूनिट के थे, उसने एक बड़े ऑपरेशन में रशिया के एविएशन जायंट यानी कि टुपोलेव पर साइबर हमला किया है। टुपोलेव वही कंपनी है जो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जहाज बनाती है। कीव पोस्ट, जो यूक्रेन का अखबार है, उसके हवाले से खबर है कि यूक्रेन के हैकर्स ने 4.4 GB से ज़्यादा का हाईली क्लासिफाइड डाटा हासिल किया है, जिसमें बड़े अहम दस्तावेज हैं। इसका रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पर बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या क्या हाथ लगा है वो भी समझ लीजिए। टोपोलेव की टॉप लीडरशिप के प्राइवेट ईमेल्स इस डाटा में शामिल हैं, जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस के हाथ लगे हैं, हैकर्स के हाथ लगे हैं। और इसमें इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स के पर्सनल डेटा हैं, एड्रेसेस हैं और CVs हैं, वो निशाना बन सकते हैं। प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स हैं, किसने क्या ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, ये वगैरह कुछ भंडे फोड़ हो सकते हैं। और बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली हाई लेवल मीटिंग्स के नोट्स भी हैं। इनमें सबसे खुफिया बातें होती हैं। ये डाटा न सिर्फ रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्सपोज करता है, बल्कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे वेपन्स प्रोग्राम्स की कमजोरियां भी सामने ला सकता है। इससे रूस की जो सबसे स्ट्रेटेजिक इलाके हैं वहाँ पर, या जो साइट्स हैं,
वहाँ यूक्रेन कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये साइबर अटैक रशिया के लिए एक और डिजिटल बैटलफील्ड में शिकस्त जैसा है, जहां यूक्रेन हर फ्रंट पर पलटवार कर रहा है। लेकिन अगर हम और आप अपने नज़रिए से देखें तो ये सब कुछ यूक्रेन के लिए अकेले के बस की बात तो नहीं है। ना वो ड्रोन हमला, ना ये हैकिंग, इसमें बड़े खिलाड़ी पीछे से बैठ के काम कर रहे हैं। लेवल यूक्रेन का है, ऐसा भी माना जा सकता है। खैर, बढ़ते आगे। इसराइली हमलों में गजा में 24 घंटों के अंदर तकरीबन 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में जुल्म का सितम का सिलसिला जारी है। इंसानी खून को पानी से भी ज़्यादा बर्बादी से और बेदर्दी से बहाया जा रहा है, और दुनिया बहरी है, खामोश है। दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल को एक दिन के लिए भी रोक पाए। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ गुजरे हुए 24 घंटों में इसराइली फौज के हमलों ने 95 फ़लस्तीनियों की जान ले ली, जबकि 440 लोग जख्मी हो गए। सिर्फ आज शहर से अब तक 41 लोग शहीद हो चुके हैं। 4 जून की ये बात कह रहा हूँ। हर गुजरता दिन गजा में नई लाशें, नए जख्म और दुनिया की खामोशी को छोड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे। गजा में इसराइली फौज का एक नया नुकसान हुआ है। एक रिजर्विस्ट फौजी और हलाक हुआ है, 4 जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि गजा सिटी के शजाया एरिया में जंग के दौरान एक IDF रिजर्विस्ट हलाक हो गया, जबकि 4 फौजी अलग अलग वाक़यात में जख्मी हुए हैं। ये मारे गए फौजी की तस्वीर है। इसराइली फौज के मुताबिक एक फ़लस्तीनी गनमैन ने गजा सिटी के शजाया मोहल्ले में इसराइली पैराट्रूपर पर अचानक फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक और रिजर्विस्ट फौजी भी सीरियसली इंजर्ड हो गया। जबालिया में दूसरी तरफ हमास ने एक ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिराकर हमला किया, जिसमें इस हमले में भी 2 इसराइली फौजी जख्मी हो गए और एक शिन बेत का अफसर भी हल्का जख्मी हो गया। खैर, जैसी खबर थी बता दी, वरना तो इसे किसी और तरीके से बताया जा सकता था। IDF का ये नया ऑफेंसिव, ये जो नया हमला चल रहा है और जो ग्राउंड अटैक्स चल रहे हैं इस वक्त पूरे गजा में, 4 जून की मैं बात करूं तो 75% एरिया पर कब्जा करने के लिए ये ऑफेंसिव चला रही है IDF। मगर हर अगले कदम के साथ इसराइली फौज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन इसराइल के फौजियों के मारे जाने की खबर ना आ रही हो। बढ़ते हैं आगे। सर, स्पेन ने इसराइल को बड़ा झटका देते हुए उसके साथ अपनी मिसाइल डील कैंसिल कर दी है। स्पेन के इस कदम को गजा में हो रहे जुल्म के खिलाफ सबसे सख्त कदम माना जा रहा है। खबर के मुताबिक स्पेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसराइल के साथ 285 मिलियन यूरो यानी इंडियन करेंसी में करीब 2550 करोड़ का मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पाइक LR2 एंटी टैंक मिसाइल के लिए था, जिसे इसराइली कंपनी रफाइल बनाती है। सरकारी सोर्सेस के मुताबिक ये फैसला इसराइल के गजा पर हो रहे फौजी जुल्म के खिलाफ एक कदम है। स्पेन अब इसराइल पर अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का असर ज़ीरो करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। क्या था आखिरकार इस डील में जिसे स्पेन ने कैंसिल किया है, वो समझ लीजिए। 168 मिसाइल लॉन्च यूनिट्स थे इसमें शामिल। 1680 स्पाइक LR2 मिसाइल्स शामिल थी। मिसाइल लॉन्च सिस्टम अलग है और मिसाइलें अलग हैं, ठीक है। फुल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसमें शामिल था। ये मिसाइल्स स्पेनिश आर्मी और मरीन कॉर्प्स के लिए खरीदी जानी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2023 में दिया गया था। ये वही वक्त था जब इसराइल पर हमास ने अटैक किया था, लेकिन तब तक गजा में इतनी तबाही नहीं मची थी जिससे स्पेन इसराइल से ये डील ना करता। इससे पहले भी एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। 6 हफ्ते पहले स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने 15 मिलियन यूरो की इसराइली बुलेट्स, गोलियां, बंदूक की गोलियां, रिवॉल्वर की गोलियां, इसराइली बुलेट्स की डील भी कैंसिल कर दी थी इसराइल से पेड्रो सांचेज ने 15 मिलियन यूरो की। ये फैसला गजा में हो रहे वॉर क्राइम्स के खिलाफ स्पेन के सख्त रुख को दिखाता है, और शायद यूरोप के और मुल्क भी अब ऐसे ही कदम उठाते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात ईरान की। ईरान में दाइश का एक पूरा ग्रुप अरेस्ट हुआ है। ISIS के खिलाफ
ईरान में एक्शन तेज होने लगा है। ये लोग बड़ा कांड करने वाले थे, अगर कामयाब हो जाते तो ईरान को हिला देते। ईरान की पुलिस ने 13 अफराद पर मुश्तमिल एक दहशतगर्द ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है जो कि दाइश से लिंक था। ईरानी पुलिस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल सईद मुंतजिर अल मेहंदी ने ये बताया कि ये ग्रुप बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड अटैक्स यानी खुदकुश हमले की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस ने इनके खिलाफ ये एक्शन तेहरान, इस्फहान, कोम और अलबोर्ज प्रोविंसेस में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के जरिए लिया। पुलिस ने इस ग्रुप के लीडर समेत तमाम 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सुसाइड बेल्ट्स, एक्सप्लोजिव्स, बैकपैक्स और मुख्तलिफ हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुंतजिर अल मेहंदी ने कहा कि ऑपरेशन की तफसीलात अगले चंद दिनों में शेयर की जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि किन 2 मुस्लिम ममालिक से कुल 84,000 पाकिस्तानियों को उनके वतन वापस भेजा गया है। ईरान ने 34,000 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। इराक से भी 50,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने यह बताया है कि पिछले 1 साल में, ये एक दिन की कहानी नहीं है, पिछले 1 साल में 34,000 गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरी ईरान से वापस भेजे गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं। ये बयान इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स अफेयर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कमेटी की एक मीटिंग में दिया गया है। इस मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया कि ईरान ने 34,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं जो इलीगल ट्रैवल और यानी इलीगल नाजायज़ गैर कानूनी सफ़र करने और ईरान में गैर कानूनी तरीके से रहने के जुर्म में पकड़े गए थे। उधर इराक ने भी 50,000 पाकिस्तानियों को 1 साल में वापस भेजा है। ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग ईरान को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो यूरोप या गल्फ़ के ममालिक में जाकर काम या बेहतरीन ज़िंदगी हासिल कर सकें। मगर इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते अब इन रूट्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इसी वजह से ऐसे ज़्यादातर लोग अब गिरफ्त में आ जाते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की ख़राब पॉलिसी और हमारी तरह गरीब आवाम का एक हिस्सा चोर रास्तों से यूरोप के सफ़र पर निकलता है एक बड़ा ख्वाब लेकर, लेकिन किस्मत उसे फिर वहीं ले जाती है जहां दाना पानी लिखा होता है। इस इलीगल सफ़र को ही डंकी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।